तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ पॉडकास्ट, जिसमें हम जो बाहर की कंट्री में भारतीय लोग रहते हैं उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कैसे वहाँ जाना है, कैसे काम मिलेगा। तो ये हमारा सेकेंड एपिसोड है। तो इसमें हमारे साथ हैं साहिल सर, जो कि स्पेन से हैं। तो वेलकम बैक टू साहिल सर, हमारे एपिसोड में आने के लिए आपका शुक्रिया। आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, फिर आपसे हम कुछ क्वेश्चन है वो पूछेंगे उसके बाद। तो चलिए सर। जी, जी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने हमें इनवाइट किया। और मेरा नाम साहिल है और मैं स्पेन के बार्सिलोना में रहता हूँ। और मैं इंडिया से पंजाब के राज्य से लुधियाना से हूँ। और मुझे स्पेन में रहते हुए काफ़ी साल हो गए हैं, अभी काफ़ी टाइम हो गया रहते हुए। जी, ठीक है सर। क्वेश्चन शुरू करें। तो हमारा ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, मतलब पहला क्वेश्चन है कि आप क्या काम करते हो और क्या आप किसी का काम लगवा सकते हो क्या जी, स्पेन के अंदर। जैसे कि स्पेन के में मेरा अपना खुद का बिज़नेस है और स्पेन में मैं कंप्यूटर का हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का यहाँ पे काम करता हूँ। और रही बात किसी और को काम पे लगवाने की, हाँ, मैं बड़े आराम से किसी और को काम पे लगवा सकता हूँ। अगर किसी ने भी काम पे लगना हो या फिर कोई भी उसने कोर्स किया हो या फिर किसी किसी भी कैटेगरी में उसने जॉब लेनी हो, तो मैं बड़े आराम से उनको लगवा सकता हूँ काम पे। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वहाँ के जो लोग हैं स्पेन के, वो कैसे हैं, इस क्लोज है, फ्रेंडली है, या फिर व्यवहार नहीं रखते, ज़्यादा बोलते चालते नहीं है भारतीय लोगों से। स्पेन के जितने भी लोग हैं, यहाँ पर बहुत ही फ्रेंडली हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो हमें हेट करते हैं। तो जैसे कि जो नए लोग आते हैं स्पेन में या फिर उनको लैंग्वेज नहीं आती, तो उनका लैंग्वेज का बैरियर होता है, लेकिन वो बड़े फ्रेंडली हैं, तो आपको वो बड़े आराम से समझाएँगे। अगर आपको फिर भी लैंग्वेज वो समझ नहीं आती है, तो वो आपको इशारों में बताएँगे कि हाँ, भई ये चीज़ वो फाइंड कर रहे हैं या फिर ये चीज़ उन्होंने लेनी है। तो अगर बोला जाए कि उनका हमारे प्रति व्यवहार है, बहुत ही फ्रेंडली है, बहुत ही अच्छा है, पॉज़िटिव है। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपकी हाइट कितनी है। जैसे मेरी 5'2" हाइट है, तो वैसे आपकी हाइट कितनी है और वहाँ के लड़के लड़कियों की हाइट कितनी है अगर हाइट की एवरेज में। जी, अगर हाइट की बात की जाए तो मेरी 5.6 की हाइट है। और यहाँ की हाइट की एवरेज हाइट की बात की जाए तो लगभग लोगों की यहाँ की भी हाइट 5 पॉइंट से लेकर 6.5 या फिर 6.7 है। कब कई-कई लोग हैं जो 7 पॉइंट को भी टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये नहीं है कि जो जितने लोग हैं उनकी हाइट है वो इक्वल है। तो जै अलग-अलग जहाँ पर भी जितने राज्य हैं, तो राज्य के हिसाब से उनकी हाइट अप है और डाउन है। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपको कौन सा देश अच्छा लगता है, स्पेन या भारत। अगर बात की जाए तो दोनों ही देश बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे क्योंकि मैं इंडिया में हुआ है, तो वहीं मैंने जो कि अपनी स्टडी वगैरह कंप्लीट की है, तो इस उस हिसाब से मुझे इंडिया पसंद है। अगर मैं बात करूँ ये मेरी इनकम के हिसाब से या फिर अ, और वेदर वगैरह के हिसाब से तो मुझे स्पेन पसंद है, क्योंकि यहाँ पर भी रहना बहुत ही इको फ्रेंडली है। अपना पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पर और जितनी सैलरीज़ हैं बहुत बहुत ही हाई हैं। और अगर आप अपनी लाइफ जो की है यहाँ पर बड़ी ईज़िली से आप मतलब कि स्पेंड कर सकते हो। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपको स्पेन जाने का मौका कब मिला और क्यों सोचा आपने कि स्पेन मेरे को अब जाना चाहिए। स्पेन जाने का मौका मुझे 2015 में मिला। और जब पहले की बात करूँ, जब मैं इंडिया में था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में सेटल हो जाऊँगा। तो ये तब मुझे चांस मिला था, क्योंकि
2006 2005 में मेरे जो पेरेंट्स थे वो इंडिया छोड़ के स्पेन कंट्री में आ गए थे। तो उसके बाद फिर मैं अकेला पड़ गया था क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था। फिर थोड़ा टाइम गुज़रा और गुज़रने के बाद फिर मैंने भी डिसीज़न लिया, मैंने भी सोचा कि ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली तो ऑलरेडी फ़ॉरेन में है, तो मैं भी वहीं पे चला जाऊँ। तो इसलिए मैंने फिर डिसीज़न ले लिया और मैं स्पेन में आ गया। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पेन में जाने का पूरा प्रोसेस क्या होगा अगर कोई जाना चाहता है उस हिसाब से, और कोई वहाँ पे काम करना चाहता है या कोई पढ़ाई करना चाहता है उस हिसाब से। स्पेन की बात करें तो अगर स्पेन में अगर आप आना चाहते हो तो आने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा ले लें और दूसरा है आप स्टडी वीज़ा ले लें और तीसरा है जो कि वर्क परमिट है। तो आप तीनों रास्ते हैं, तीनों रास्ते से आप यहाँ पर आके काम कर सकते हो और अपना जो कि फ्यूचर है ब्राइट कर सकते हो। ठीक है सर। तो इन तीनों रास्ते के बारे में थोड़ा थोड़ा आप एक बार डिटेल दे दीजिए, ताकि जो हमारे व्यूवर हैं उनको जानकारी मिल सके। जी। जैसे कि मैंने आप पहले बताया कि टूरिस्ट वीज़ा है, तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आते हो तो यहाँ पर आप पर स्टे हो जाते हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ओवरस्टे भी होने से। तो इसमें क्या है कि आपको 3 साल यहाँ पे इल्लीगल रहना पड़ेगा और 3 साल के बाद आप यहाँ पे लीगल हो सकते हो। और रही बात अपना क्या आप काम क्या कर सकते हो, तो बड़े ही आराम से आप यहाँ पे लेबर में आप काम कर सकते हो। तो दूसरी जो कि स्टडी है, स्टडी में आप यहाँ पे आप स्टडी करते-करते आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो इसमें क्या आपको जॉब मिलेगी, आपको यहाँ पे रेस्टोरेंट लाइन में, होटल लाइन में या फिर छोटी-मोटी यहाँ की सुपरमार्केट होती हैं, तो आपको यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। और तीसरा है वर्क परमिट। वर्क परमिट तो आपको जौन-सी कंपनी आपको हायर करेगी, आपको उसी कंपनी में काम करना पड़ेगा और आपकी जो कि सैलरी है वर्क परमिट लगने के बाद ही पहले से ही फिक्स होकर आएगी आपकी जो भी सैलरी है और जो कि अकोमोडेशन है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपको देगी या नहीं देगी और या फिर आपको अलग से ढूँढनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वहाँ पे जाने के लिए और काम करने के लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए कि इससे लोगों को जल्दी से अगर जल्दी वर्क क्वालिफ़िकेशन की मिल बात सके। करें तो मैं आपको बताऊँ कि क्वालिफ़िकेशन से बेटर आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्वालिफ़िकेशन लेकर आते हो तो आपको मस्ट है कि आपको पहले थोड़ा-सा छोटा-मोटा आपको पहले कोर्स करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की लैंग्वेज जो है कि स्पेनिश है। तो बहुत ही कम लोग यहाँ पे इंग्लिश है जो बोल पाते हैं। तो आपका जितना वर्क एक्सपीरियंस ज़्यादा आपके पास होगा, कोई ना कोई आपकी स्किल होगी, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगी, आपके लिए ज़्यादा हाई रेट हो जाएगी कि आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएँगे। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपको स्पेनिश भाषा आती है, तो जैसे और हमारे व्यूवर्स हैं वो कैसे सीख सकते हैं, और क्या रहता है सीखने का प्रोसेस, एक बार अगर बता स्पेनिश दीजिएगा। भाषा की बात की जाए तो स्पेनिश सीखना इतना मुश्किल भी नहीं है, बड़े आराम से आप सीख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको इंडिया में बुक्स मिल जाती हैं जो कि स्पेनिश हिंदी से स्पेनिश जो कि ट्रांसलेट करती हैं, वो आपने क्या करना है, डेली आपने उसको बुक्स को रीड करना है और बाद में आपने प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपके जो आपने डेली में आपने जो भी सीखा है, तो वो आपके माइंड में सेट हो जाए और इससे आपका जो कि है एक्सेंट है बोलने का, वो इम्प्रूव हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ एक एप्लीकेशन आती है जिसका नाम डुओलिंगो है। तो वो एप्लीकेशन बोल के आपको सिखाती है कि जो पहले आप हिंदी में बोलेगी और उसके बाद वो स्पेनिश में बोलेगी। तो इससे भी काफ़ी आसानी हो जाती है लैंग्वेज सीखने के लिए। तो सीखने में आपको लगभग 6 महीने से लेकर 1 साल तक आराम से लग जाएगा। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पेन के लोग जो है वो भारतीयों के बारे में क्या सोचते हैं, क्या राय है उनकी भारतीयों के बारे में। जी, स्पेन के लोग जो हैं भारतीय लोगों के लिए अच्छी राय रखते हैं, वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। उनको पता है कि जो कि इंडियन लोग हैं,
वो काफ़ी फ्रेंडली हैं, काफ़ी मतलब कि उनकी एजुकेशन हाई है, अच्छे लोग हैं, तो उनका हमारे प्रति जो कि व्यवहार है बहुत ही अच्छा है। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है कि वहाँ पे एक जी। नॉर्मल आदमी की कमाई कितनी होती है मंथली? जी, आपने बात की है कि स्पेन में जितने लोग मेरे इंडियंस लोग हैं, तो इनकी सैलरी कितनी होती है। तो सैलरी की बात मैं आपको बताऊँ तो मिनिमम जो कि सैलरी है 1100 यूरो से लेकर आपके काम के जी ऊपर सर। डिपेंड करेगा, भई आप कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो। कई जो कि का कई लोग हैं उनकी सैलरी है 1100 यूरो, कई लोग हैं उनकी 1500 यूरो है, कई लोग हैं उनकी 2000 यूरो है और जो कि आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, बढ़िया अच्छी पोज़ीशन पे काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी कम भी चा 3 से लेकर 4000 यूरो तक है। ठीक है सर। जी। तो मतलब जैसे लेबर में नॉर्मल इतनी कमाई होती है और रेस्टोरेंट वाले सेक्टर में इतनी कमाई होती है, इसका एक एवरेजिंग आप दे देते। जी लेबर में आपको मैंने पहले बताया जैसे कि मिनिमम जो सैलरी है उनकी 11 से साढ़े 1100 यूरो आपको लेबर में आपको सैलरी मिल जाएगी। अगर ठीक आप है सर। रेस्टोरेंट में वेटर का काम करते हो तो आपकी सैलरी डिपेंड करेगी जो आपका मालिक है। तो इसमें सैलरी कम से कम 1400 यूरो से लेकर 1500 यूरो, बाकी आपको जो टिप मिलेगी वो अलग से होगी। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इसी पे है, जैसे कि वहाँ की लोगों की कमाई 1100 यूरो है, तो उनका मासिक खर्चा उसमें निकल जाता है, और नहीं निकलता तो उनका मासिक खर्चा कितना होता है? अगर मंथली खर्चे की बात करें तो एक पर्सन है अगर वो एक रूम में रहता है या फिर शेयर रूम में रहता है जो अपना जो उनका फ्रेंड हो गया या फिर और इंडियन हो गया, तो उसके साथ में रहता है तो उसका रूम रेंट कम से कम 150 यूरो से लेकर 200 यूरो तक होगा और डिपेंड करता है वो किस क्षेत्र में मतलब किस ज़ोन में रहता है। तो वो क्योंकि रेंट यहाँ पर अलग-अलग जगह अलग-अलग हैं तो 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। तो बात करें तो अगर वो अपने खर्चे वगैरह निकाल के अगर उसकी सैलरी 1100 यूरो है, तो वो अकेला है, रूम में रहता है, तो अपने वो कम खर्चे 400 यूरो से लेकर 500 यूरो से 400 यूरो से लेकर 500 यूरो तक वो उसका अपना खर्चा होगा। बाकी जो 600 यूरो या 700 यूरो जो उसके पास बचेगा, वो उसकी अपनी सेविंग होगी। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है आपसे कि आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, तो आपने कैसे सोचा कि अब यूट्यूब पे आना चाहिए? जी, मैंने यूट्यूब का जो मेरा चैनल है, मैंने आज से कम से कम 6 साल पहले ओपन किया था। तो ठीक। उस टाइम मैंने बनानी वीडियो बनानी शुरू की थी, लेकिन बीच में मैंने छोड़ दिया। क्योंकि उस टाइम मैं इतना मतलब कि क्योंकि उस टाइम मेरा दिमाग में सिर्फ़ यही था कि मैंने पैसा कमाना है। तो फिर मैंने छोड़ दिया। लेकिन अभी फिर मैंने आज से 1 साल पहले फिर मैंने दोबारा डिसीज़न लिया, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी जो मेरा अपना खुद का बिज़नेस है वो सेटल है, अच्छा कमा रहा हूँ। तो फिर मैंने कहा कि इस बिज़नेस के चलते-चलते क्यों ना जो क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, तो मैं यूरोप की काफ़ी कंट्रीज़ जैसे कि इटली हो गया, पेरिस वगैरह हो गया, या फिर जर्मन हो गया, तो ये वाली कंट्रीज़ में मैंने ट्रैवल किया हुआ है। तो फिर ट्रैवल करके जब मैं वापस आया था, तो फिर मैंने दोबारा सोचा कि जो मैं घूमता हूँ, जैसे कि और दूसरे यूट्यूबर्स हैं, वो अपनी जर्नी को लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो फिर मैं क्यों ना शेयर करूँ? तो उसके बाद फिर मैंने ये अपना डिसीज़न लिया और मैंने अपनी वाइफ़ से मैंने डिस्कस किया, तो हम लोगों ने आपने 2 चैनल बनाए। एक चैनल तो जो है स्पेनिश में है और दूसरा चैनल हिंदी में है। तो इस तरह मैंने ये चैनल ओपन किया है। तो गाइस आपको सर के चैनल के लिंक और उनके इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके फॉलो कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, आप एक बार जाके देखिएगा ज़रूर। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पेन में लोग जो है वो सुरक्षित है कि नहीं? जी, जी। वाह। स्पेन में लोग यहाँ पे बहुत ही सुरक्षित हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि जैसे कि आप दूसरी कंट्रीज़ की न्यूज़ वग़ैरह सुनते हो कि वो वहाँ पर अटैक हो गया या फिर कुछ और हो गई ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पर जो कि लाइफ़ है बहुत ही ईज़ी है, स्मूथ है। तो यहाँ पर
अ, हम लोग जो अपने आप को बहुत ही यहाँ पे सेफ फ़ील करते हैं। ठीक है सर। तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज़ है क्या? ये क्वेश्चन एक बनता है। देखिए, अगर आप मोनेटाइज़ की बात करें तो अभी मेरा जो स्पेनिश का चैनल है वो तो मोनेटाइज़ है, लेकिन जो अभी दूसरा हिंदी का चैनल है वो अभी मोनेटाइज़ नहीं हुआ है। क्योंकि जब मैंने वीडियोज़ डालनी शुरू की थी तो मैंने कंटिन्यू मतलब कि वीडियोज़ रखी थी, तो बीच में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी, तो जो कि हेल्थ इश्यूज़ थे मेरे, तो फिर मैंने बीच में वीडियो जो कि अपलोड करनी बंद कर दी। तो उससे क्या हुआ कि चैनल की रीच कम हो गई। तो अभी मैंने लगभग 2 महीने से अब फिर से ठीक मैंने है। वीडियोज़ को काफ़ी रेगुलर करना शुरू किया है। तो अभी ऐसे होता है कि वीकली 2 वीडियोज़ आती हैं, तो अभी इसकी रीच मैं थोड़ी-थोड़ी और आगे ज़्यादा बढ़ाने वाला हूँ, ताकि चैनल की जो कि है रीच आगे बढ़े। जो जितने मेरे फॉलोअर्स हैं, उनको पता चले कि हाँ, भी मेरी वीडियो जो कि टाइम टू टाइम आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो ऐसे ये होगा कि जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, तो यूट्यूब ज़्यादा उन वीडियोज़ को रिकमेंड करेगा। तो फिलहाल तो अभी मेरे चैनल पर ठीक है सर। अभी जो जितनी वीडियो शूट हो रही है, तो अभी मेरे पास 931 सब्सक्राइबर हैं। तो अभी चैनल की बात कही जाए तो अभी मोनेटाइज़ नहीं है। ठीक है सर। तो सर के चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, जाके आप सब्सक्राइब कीजिए, 1000 सब्सक्राइबर कराइए, 4000 जी, घंटा जी। वॉच टाइम कराइए, ताकि सर का चैनल मोनेटाइज हो सके। तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की जी, जी। तरफ बढ़ते हैं। अगर आप सर आप कुछ कह रहे थे, जितने भी एक बार लोग बोल जितने लीजिए। भी फ़ॉलोअर्स हैं, आप जितनी वीडियो देख रहे हैं, तो जितने भी मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियो डली हुई हैं, आप प्लीज़ उनको प्ले कर दें। तो आप चाहे फ़ोन साइड में रख दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को आप प्ले कर दें, ताकि जिसका वो जितना भी मेरा वॉच टाइम पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो वो इंक्रीज़ हो जाए, तो बढ़ जाए, तो आगे मैं अपना चैनल को मोनेटाइज़ कर पाऊँ। जी। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या आप वहाँ के कुछ दृश्य दिखा सकते हैं कि मतलब हाँ इस पेन ऐसा होता है, जैसे लोगों ने कभी देखा नहीं होता, तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप। जी, जी। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर जाओगे, तो आप वहाँ पर बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो मैंने ट्रैवल के रिलेटेड जो बना रखी हैं, जो कि मैंने हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे से वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे हमारे इंडिया में गाँव होते हैं, और जो हमारे स्पेन में जहाँ पे रहता हूँ, यहाँ के गाँव कैसे हैं। तो मैंने उनको कवर अप किया हुआ है, शूट किया हुआ है। तो बहुत ही मतलब कि अच्छे हैं यहाँ के गाँव देखने के लिए। अगर आप क्लिप देखना भी चाहते हो, तो मैं ये भाई को बोलूँगा कि वो साइड में एक छोटी-सी वीडियो लगा दें, तो वो आपको दिखा दें। ठीक है सर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपकी जो मैरिज है वो, आपने बोला पीछे कि लव मैरिज हुई थी, आपकी स्पेनिश वाइफ है, ठीक है? तो आप क्या अपनी फैमिली जी। से मिला सकते हो? जी, मैं मतलब कि जो मेरी फैमिली है वो यहीं पर है। तो जो मेरी वाइफ़ है, वो मेरी जो शादी हुई है वो लव मैरिज भी बोल सकते हैं, उसको अरेंज भी बोल सकते हैं। क्योंकि जो जब शादी हुई थी, तो हमारी जो मेरी वाइफ़ की फैमिलीज़ है, और जो मेरी फैमिली है, जहाँ पे हम लोगों ने आपस में बैठ के पहले बात की है, डिस्कस की है, जो भी है, कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए या नहीं। तो मतलब कि जो कि जितने भी हुआ है, तो वो फैमिली के डिसीज़न के बाद ही हमने शादी की है। तो मैं तो इसको अरेंज ही बोलूँगा। ठीक है सर। जी सर। तो हमारे 2 लास्ट क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको जी। करते हैं, फिर करेंगे वीडियो एंड। तो सर हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्पेन में जो भारतीय लोग हैं उनको क्या लूटा जाता है? जैसे भारत में विदेशियों को लूटा जाता है कि 100 का सामान 200 या 500 में बता के, वैसे उससे पैसे ज़्यादा लिए जाते हैं, वैसे स्पेन में भी ये सीन चलता है क्या? हाँ, अगर बात की जाए तो ये स्कैम हर जगह ही है। तो स्पेनिश लोग हैं जो, वो ऐसे नहीं करते हैं। तो उनको जो उन्होंने रेट जो उनके प्राइस हैं, उन्होंने फ़िक्स रखे हुए हैं यहाँ के लिए। अगर अ, फ़ॉरेनर भी आता है, या फिर भारतीय लोग आते हैं, या फिर किसी और कंट्री के लोग भी आते हैं, तो उनके लिए सेम प्राइसें हैं।
हाँ, अगर हम लोग हैं या फिर कोई और कंट्री के लोग हैं, उन्होंने अपने बिज़नेस यहाँ पे सेटल किए हुए हैं, तो वो जब देखते हैं कि हाँ, अभी टूरिस्ट है, तो वो अपनी थोड़ी-सी प्राइस चेंज कर लेते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा बहुत स्कैम हो जाता है उनके उनके साथ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आप जो आपका खुद का वहाँ पे बिजनेस है, तो आप किसी को काम दिला सकते हैं, तो वो क्या सीख क्या है भारत से कि आप वहाँ पे उसको काम मिल जाए फाइनल में? जी, अगर बात की जाए काम दिलवाने की, तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि अगर आपने अच्छी स्टडी नहीं की है, अगर आप मतलब कि आपकी एजुकेशन इतनी हाई नहीं है, तो आपने क्या करना है, आपने वहाँ से हाथ का काम सीखना है। मतलब कि जहाँ तो आप यहाँ पर क्या है मतलब फ़ेमस है कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर लाइन का काम हो गया और तो अगला काम जो है क मोबाइल के रिलेटेड काम हो गया, मोबाइल्स का काम कर लें। तो या फिर अगला कुछ जो है काम कटिंग का काम, ठीक है? वो सीख लें। कंस्ट्रक्शन लाइन में आप क काम सीख लें और जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, वो काम सीख लें। तो इसका यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोप है, तो बड़ी ईज़िली आपको जॉब मिल सकती है, या फिर हम लोग आपको बड़ी आसानी से आपको जॉब दिलवा सकते हैं। ठीक है सर। तो ये कटिंग का काम क्या है, इसको थोड़ा एक बार एक्सप्लेन कर देते आप? कटिंग का काम जैसे कि हेयर कट के बारे अच्छा। में, तो जो यहाँ पर जो बार्बर्स जिसको बोलते हैं, हेयर कटिंग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही डिमांड है यहाँ पर। तो अगर एक सैलून है यहाँ पे, तो वहाँ पर एक ना एक दूसरा बंदा उसको चाहिए हेल्पर साथ में, ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, तो जितने भी उसके कस्टमर आएँ, तो वो जल्द से जल्द उनको निपटा सकें। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि अगर आप काम सीख कर आना चाहते हो कटिंग का, तो आप हेयर कटिंग का काम ज़रूर सीख लें। अच्छा सर, मतलब वहाँ पे स्पोर्ट लाइन का काम नहीं है कुछ भी, है ना? किस चीज़ स्पोर्ट्स का? लाइन मतलब जो विदेशी कपड़ा है, सिलाई से रिलेटेड। हाँ, हाँ, उसका काम यहाँ पर इतना नहीं है, तो लेकिन वो बड़ी कंपनीज़ हैं, जो काम करती हैं, लेकिन जितना भी से कपड़े का काम है, वो कपड़ा जो जितना भी कपड़े का काम है, जो भी इम्पोर्ट होता है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन कंट्री से यहाँ पर कपड़े का जो है टी-शर्ट्स वगैरह हो गई, शर्ट्स वगैरह हो गई, जितनी की बनकर आती हैं, वो सब एशिया से ही आती हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आपकी मंथली इनकम कितनी है? जैसे वहाँ पे नॉर्मल लोगों की मंथली इनकम आपने 1100 से 3500 के बीच में बताई है, या 1800 के बीच में, तो वैसे आपकी मंथली अगर इनकम कितनी मंथली है? इनकम की बात की जाए, तो मेरा खुद का बिज़नेस है, तो मैं इंडियन रुपीस में आपको बता देता हूँ, मैं कम से कम मतलब कि 2 लाख से लेकर 3 लाख, और इसकी रेशो मतलब स्टेबल नहीं है, ये कभी अप हो जाती है, कभी डाउन हो जाती है। लेकिन आप लगा लें आराम से कि 2 से लेकर 3 लाख तो बड़े आराम से मैं कमा लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है सर। तो थैंक यू सर, आपने हमारे इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया। और तो गाइस, आप सर का चैनल जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं और जाके सब्सक्राइब कीजिए। सर ने जैसा बोला, भले जी, जी। देखिए मत, लेकिन वीडियो चला के आप एक बार रख दीजिए। सर को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत चाहिए, और करिए सर को सपोर्ट। और जिसको भी काम सीखना है, सर की इंस्टाग्राम आईडी और काम के रिलेटेड बात करनी है, सर की इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल भी है साथ में, तो आप जाइए जी, और बहुत-बहुत देख धन्यवाद सकते हैं। आपका। ठीक है सर। तो आशा करते हैं कि आपको ये वाला इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा, तो भाई का चैनल जो है उनको सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियो को आगे शेयर करें।